हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, वेक्टर अपन पढ़ रहे थे, तो हमने कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन को बताएगा। एन कैप किसको बताएगा? डायरेक्शन को। तो एन कैप क्या होगा? ए और बी के तल के लंबवत, ए और बी के तल के लंबवत क्या होगा? ये एकांक सदिश। ये हमने कल पढ़ लिया था लास्ट। क्लियर? तो ए क्रॉस बी को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले ए के कंपोनेंट पुट करेंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड। उसके बाद बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई और बी जेड। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा और इसमें आप एक ध्यान और रखें, अभी तो हमने दो वेक्टर्स को गुणा करा, दो सदिशों को हमने गुणा करा। अगर मान लो हम किसी वेक्टर को, किसी सदिश को किसी अदिश से गुणा करें, के ए, यानी के हमारे पास क्या है? स्केलर है, अदिश। क्लियर है? और ए हमारे पास क्या है? वेक्टर है। ठीक है? ये क्या है बच्चों? सदिश। तो अभी तो हमने वेक्टर को वेक्टर से गुणा करा, तो हमारा जो रिजल्ट है वो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। उससे हमारे दो प्रोडक्ट बन गए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप वेक्टर को किसी अदिश से, स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? वेक्टर मिलेगा। ठीक है? तो ये जो वेक्टर बी हमें मिलेगा, बी, अब बी की जो डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा के पर। किस पे डिपेंड करेगा? के पर। अगर मान लो के पॉजिटिव है, के क्या है? पॉजिटिव, तो बी की जो डायरेक्शन होगी वो ए की डायरेक्शन में होगा, प्लस के। अगर के जो स्केलर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, तो के पॉजिटिव होगा, तो बी क्या होगा? ए की डायरेक्शन में होगा। बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए। क्लियर है? और अगर मान लो के नेगेटिव है, के क्या मिला बच्चों? नेगेटिव हमें दिया हुआ है, तो अब हमें क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू माइनस के ए। बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस के ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। के पॉजिटिव है तो बी ए की डायरेक्शन में होगा, और के नेगेटिव है तो बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल अपन पढ़ेंगे वेक्टर में। कुछ क्वेश्चंस हम करके देखें। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई वेक्टर हमारे पास है, सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप। सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप का y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। का y अक्ष पर क्या होगा बच्चों? प्रक्षेप पूछ रहा है, प्रक्षेप होगा। ठीक है? प्रक्षेप का मतलब क्या हो गया? प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन कि सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप का y अक्ष पर प्रक्षेप होगा, और इसके हमारे पास ऑप्शन दे दिया आपको कि भाई 5 ए ऑप्शन, 4, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 3, और सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 0। क्लियर? तो वेक्टर 3i कैप प्लस 4j का y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि ये तो x अक्ष पर प्रक्षेप होता है, i वाला, और ये किस में होता है? y अक्ष पर प्रक्षेप होता है। कहने का मतलब कोई भी वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? तो ये x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप,
और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, जे। तो ये जो प्रोजेक्शन है एक्स अक्ष पर, ये कितना हो गया 3, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन होगा यानी लंब हमने डाला तो ये वैल्यू क्या होगी 4। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वाई अक्ष पर प्रक्षेप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो आंसर इज 4। क्लियर। वाई अक्ष पर प्रोजेक्शन हमें देखा तो आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या हो गया फोर्स। 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से, 5 न्यूटन का एक बल यानी फोर्स ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है। 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है 10 न्यूटन, बी ऑप्शन दे रखा है 3 न्यूटन और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 4 न्यूटन और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2.5 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 न्यूटन का एक बल है ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। कहने का मतलब ये हमने इस तरह बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर। तो कह रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, यानी हमारा जो फोर्स है F इज इक्वल टू कितना दे दिया 5 न्यूटन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कह रहे हैं इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। अब आपको पता है बच्चों इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो हो गया क्षैतिज, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे तो हमें इसको निकालना पड़ेगा Fy। इसको निकालना पड़ेगा Fy। अब मैंने आपको बताया था कि जहां एंगल बनता है वहां क्या लगा दो कोस, यानी इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा Fy वो क्या हो जाएगा कि F cos थीटा। इस F का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा Fy, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो F cos थीटा। तो क्या हो गया बच्चों Fy इज इक्वल टू F हो गया 5 और थीटा कितना दे रखा है 60। इसका मतलब Fy इज इक्वल टू 5 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी Fy हमें कितना मिल गया 2.5 न्यूटन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, Fy इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और देखें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सदिश ए यानी वेक्टर ए एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ समान कोण बनाता है। एक्स कोमा वाई सदिश ए एक्स कोमा वाई व जेड अक्ष के साथ समान कोण बनाता है, सेम एंगल समान कोण बनाता है। क्लियर है, सदिश ए एक्स वाई जेड के साथ समान कोण बनाता है। इसके घटकों के मान होंगे, इसके घटकों के मान, और वो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ए के परिमाण के पदों में निकालना है। ए के परिमाण के पदों में।
सदिश ए एक्स वाई जेड के साथ समान कोण बनाता है तो इसके घटकों के मान ए के परिमाण के पदों में होंगे। ये क्वेश्चन क्लियर। तो ऑप्शन हमें क्या दे रखा है इसमें, a/√3, a/√3, बी ऑप्शन a/√2, सी ऑप्शन √3a और जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है √3/a। ये √3 इंटू ए है और ये दे रखा है √3/a। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए एक्स वाई जेड के साथ समान कोण बना रहा है तो इसके घटकों के पदों में घटकों का मान ए के परिमाण के पद में क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एक्स वाई और जेड। क्लियर, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए तो एक्स वाई जेड के साथ समान कोण बना रहा है, एंगल समान है, इसका मतलब एक्स के साथ भी थीटा बन रहा है, वाई के साथ भी थीटा बन रहा है और जेड के साथ भी एंगल क्या बन रहा है बच्चों, थीटा बन रहा है। क्लियर, तो कह रहा है इसे घटकों के मान ए के पदों में क्या होंगे। तो घटकों के मान क्या होंगे आपको पता है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एंड ऐसे ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि वाई के साथ भी कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है और जेड के साथ भी एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ए जेड इज इक्वल टू भी क्या हो गया बच्चों, ए कॉस थीटा। यानी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। क्लियर है। तो हमें यहां पर इस रूप में दे रखा है, ए के रूप में निकालना है, यानी हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉस थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इक्वेशन 2, ठीक है, तो यहां अल्फा बीटा गामा हमें पास सेम दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर मान लो आर, एक्स वाई और जेड, ये अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, गामा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो ये भी काम में आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो यहां अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है बच्चों, बराबर है तीनों, यानी हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये एंगल समान दे रखे हैं, वो हमने क्या माना हुआ है, थीटा। हमने क्या मान लिया, थीटा। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो वैल्यू हमें मिल गई कॉस थीटा की 1/√3। तो अब चाहे ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, चाहे हम ए वाई निकालें, चाहे ए जेड निकालें, तो तीनों के मान बराबर है। तो वो वैल्यू है ए कॉस थीटा, यानी ए और कॉस थीटा कितना है, 1/√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a/√3। क्लियर है, a/√3। देखो ये काम में आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस वाला। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कमरे की विमाएं, एक कमरे की विमाएं 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 14 मीटर, 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 14 मीटर है। क्लियर है। क्वेश्चन इसी तरह लैंग्वेज में आपको दे देंगे, एक मक्खी, क्लियर, एक किनारे से प्रारंभ करके, एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके, एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे पर, मतलब विकर्ण के रूप में चलेगी वो, विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे पर
ठीक है। विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे पर जाती है, इसके विस्थापन का मान पूछ रहा है। किनारे पर जाती है, इसके विस्थापन का मान होगा, इसके विस्थापन का मान होगा। क्लियर है? तो एक कमरे की विमाएं, कमरा यानी घनाभ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके विकर्णीय रूप से जा रही है दूसरे किनारे पर, यानी डायगोनल्स के रूप में जा रही है, तो इसके विस्थापन का मान क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? 17 मीटर, 26 मीटर, 17 मीटर, 26 मीटर और 36 मीटर, और लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें 21 मीटर। ये क्वेश्चन, तो ये कमरे की विमाएं आपको दे दी, ये सपोज करो हो गया L, B और W। ठीक है, एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके विकर्णीय रूप से चल रही है, डायगोनल फॉर्म में वो जा रही है, गति कर रही है, तो इसका विस्थापन का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि घनिया घनाभ का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, उसका परिमाण यानी मान कितना होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, इसे मैं H मान लेता हूं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, लंबाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अब इसका परिमाण निकाल सकते हैं, तीनों वैल्यू हमारे पास है। तो क्या आएगा? अंडर रूट L स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं 100 प्लस 144 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इसको अपन सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं 0, 4, 440। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 440 का मतलब लगभग हमें क्या मिल जाएगा? 21 मीटर, क्योंकि 21 पॉइंट समथिंग आया यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 मीटर। तो इस तरह लैंग्वेज के रूप में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। विस्थापन पूछ लिया, यानी वो क्या था? विकर्ण था। क्लियर है? और देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी इकाई सदिश को, किसी इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, किसी इकाई सदिश को 0.55 कैप प्लस 0.8 जे कैप, इकाई सदिश को 0.55 कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सी के कैप द्वारा प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है सी का मान होगा, सी का मान होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमारे पास है, इस तरह इसको शो किया गया है। वैल्यू किसकी पूछ रहा है? सी की। तो ऑप्शन हमें क्या क्या दिया हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है हमें 1, और बी ऑप्शन दिया हुआ है रूट 0.11, और सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0.01 रूट में, और जो लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0.39 रूट में, 0.39 रूट। ठीक है, तो अब एकांक सदिश वाला क्वेश्चन है, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो हमसे कह रहा है इकाई सदिश, सपोज करो ये इकाई सदिश हो गया ए कैप, ये हमें दिया हुआ है। तो ए कैप की वैल्यू हमें क्या मिली है? 0.55 कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो कह रहा है सी का मान क्या होगा। अब हमें पता है कि एकांक सदिश का हम परिमाण निकालें, एकांक सदिश का क्या निकालें? परिमाण। हमें देखो बच्चों सी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्वेश्चन आ गया। एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1। तो हमें वैल्यू सी मिल जाएगा ऐसे।
रूट हटाए स्क्वायर करें तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.25 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व कर लें यहां से, तो कितना बन गया ये 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.00 माइनस 0.89। तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 1.11, यानी सी की वैल्यू क्या हो गई, रूट 0.11, रूट 0.11, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।